Last time we discussed about authoritarian regime और अथॉरिटेरियन रिजीम में हमने फिर इसमें जो है नेचर देखा, जिसमें जब हम इसके नेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरल पर्सपेक्टिव भी आता है और जनरल पर्सपेक्टिव के साथ साथ हमने वहाँ पे जो है पर्सनल भी देखा, पर्सनल एफर्ट्स जो लगाए हैं, जैसे AR बाल थे और AR बाल के साथ साथ वहाँ पर थे अल्फ्रेड कोबान। अब जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, अथॉरिटेरियन रिजीम इसमें हमने देखा जैसे वन पार्टी रूल होता है, वन पर्सन रूल होता है, या इसके साथ-साथ हमने इसमें देखा कंट्रोल्ड मीडिया या सेंसरशिप होती है, या इसके साथ-साथ हमने यहाँ देखा ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट है, राइट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू नहीं है और अपोज़िशन पार्टीज़ को कोई हक नहीं है यहाँ पे। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, फोर्स और वार को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो बेसिस जो होती है वो मोस्टली फोर्स ही होता है, बेसिस ऑफ रूल। और ये अथॉरिटेरियन रिजीम जो है उसके बाद इसके आते हैं कैटेगरीज, टाइप्स आते हैं इसकी। टाइप्स ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम। जब हम अथॉरिटेरियन रिजीम्स की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली 3 टाइप्स आते हैं। एक आती है, इसको हम कहते हैं मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म, और एक आती है उसको हम कहते हैं पार्टी अथॉरिटेरियनिज्म। पार्टी पार्टी अथॉरिटेरियनिज्म। और तीसरी जो आती है वो होती है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म। यहाँ पर सबसे पहली बात, जब हम मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म में मिलिट्री जो है वो सिर्फ प्रिविलेजेड नहीं होती है। यहाँ पर मिलिट्री सिर्फ प्रिविलेजेड नहीं होती है क्योंकि मिलिट्री को ये प्रिविलेजेस मिलते हैं आमतौर पे किसी भी अथॉरिटेरियनिज्म में। किसी भी अथॉरिटेरियन निज़ाम में जो है वहाँ पर मिलिट्री को प्रिविलेजेस मिलते ही है, स्पेशल स्पेस मिलिट्री को मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या है, जितने भी एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के हैं, डिसीजन मेकिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स है गवर्नमेंट के पास, जितनी भी दफातर होते हैं, जितने भी ऑफिसेस होते हैं, उन तमाम ऑफिसेस पर भी जो कंट्रोल करती है वो मिलिट्री होती है। तो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म, एक तो अथॉरिटेरियनिज्म में प्रिविलेजेस होती ही होती है मिलिट्री को, लेकिन साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, जितनी भी दफातर, डिपार्टमेंट्स, पोर्टफोलियोज होते हैं, जितने भी एरियाज होते हैं, उन सारे एरियाज का हक डिसीजन मेकिंग का, यानी उन तमाम एरियाज, उन तमाम डिपार्टमेंट्स पे जो कंट्रोल रहता है वो मिलिट्री का रहता है, वो मिलिट्री का रहता है।
तो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़्म यहाँ पर आती है, जिसमें हम कहते हैं मिलिट्री तो अथॉरिटेरियनिज़्म में ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, लेकिन साथ-साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, उन डिपार्टमेंट्स के तमाम एक्ट्स जो डिसीजन मेकिंग के आते हैं, वो भी मिलिट्री के तहत आते हैं। और इसमें हमने फिर एग्ज़ाम्पल दी थी, एग्ज़ाम्पल हम इसमें दे सकते हैं अगर हम मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़्म की बात करेंगे तो वी नीड टू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ ऑगस्टो पिनोचेट इन चाइल। चाइल एक कंट्री है, वहाँ पर जो 1973 से लेके 1988 तक जो हुकूमत करते थे मिलिट्री जनरल, ही वाज़ ऑगस्टो पिनोचेट। ऑगस्टो पिनोचेट। तो ऑगस्टो पिनोचेट यहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़्म 1973 से 88 तक उन्होंने ये रूल किया थ्रू मिलिट्री। तो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़्म थी वो, पूरा एब्सोल्यूट पावर्स जो थे वो पिनोचेट को थे। चाइल ये कंट्री है और यहाँ मिलिट्री को सिर्फ़ प्रिविलेजेस नहीं थे, स्पेशल पावर्स उसको नहीं थे, स्पेशल स्पेस और रिस्पेक्ट उसको नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट की जितनी भी डिसीजन मेकिंग एरियाज़ है, उन तमाम डिसीजन मेकिंग एरियाज़ में जो कंट्रोल रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री का रहा। तो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़्म वो होती है कि जनरली जो अथॉरिटेरियनिज़्म रिजीम्स होती है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स, वहाँ बेसिकली मिलिट्री को पावर होते हैं, वहाँ बेसिकली मिलिट्री को प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन जितने भी दफ़ातर होते हैं, उनमें जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है, वो भी मिलिट्री के तहत ही होता है, मिलिट्री के अंडर होता है। और इसके लिए एक ताज़ा एग्ज़ाम्पल जो है चाइल, वन ऑफ द कंट्री 1973 से लेके 1988 तक, और इसमें जो है यहाँ अगस्टो पिनोचेट ने हुकूमत की थी एज़ अ मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूलर, सो मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज़ देयर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ यहाँ पे है दैट इज़ पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म। जब हम पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, वो आती है ये पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म जो है, इट इज़ डेफ़िनिटली यहाँ पर जो है सिंगल डोमिनेंट पार्टी होगी। सिंगल डोमिनेंट पार्टी होगी यहाँ पे। तो सिंगल डोमिनेंट पार्टी अगर ये है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टोटलिटेरियन सिस्टम था सोवियत यूनियन का। जो सोवियत यूनियन का टोटलिटेरियन सिस्टम था, जिसमें जोसेफ स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की बात होती थी, सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की हम यहाँ पर बात करेंगे, या हिटलर की जर्मनी या मुसोलिनी की इटली की बात करेंगे, तो ये पार्टी यहाँ पर सिंगल पार्टी होती है और यही पार्टी जो होती है, ये डोमिनेंट होती है। ये डोमिनेंट होती है। अब इसमें क्या हुआ है, धीरे-धीरे विद चेंजेस जो ये डायनामिक सिस्टम्स है, जो बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम्स है, पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम्स जो है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा-सा जो है टॉलरेट करना शुरू कर दिया है। क्या टॉलरेट करना शुरू कर दिया है? टॉलरेशन ऑफ हैविंग स्मॉल अपोज़िशन पार्टीज़। अब छोटी-छोटी अपोज़िशन पार्टीज़ आ सकती है। छोटी-छोटी अपोज़िशन पार्टीज़ आ सकती है और उसके साथ-साथ आप यहाँ पर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराते हो। ये इलेक्शंस आप क्यों कंडक्ट कराते हैं? ताकि दुनिया की नज़रों में आपका जो रूल है, उसको क्या मिले? उसको लेजिटिमेसी मिले। आपके रूल को क्या मिले? लेजिटिमेसी मिले आपके रूल। तो जब आप यहाँ पर ये इलेक्शंस कराते हो, तो इलेक्शंस जो है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हो। इसको हम कह सकते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है, जब आप जो हैं डेमोक्रेसी के कुछ आइडियल्स, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो। ठीक है, आपने इलेक्शंस कराए और दुनिया को लगा आपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो की, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो किया, अपने रूल की लेजिटिमेसी के लिए दुनिया भर में, तो आपने वो इलेक्शंस कराए। लेकिन इलेक्शंस के बाद आपका जो सिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक वे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं?
ये हम आगे देखेंगे डेमोक्रेसी में, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है वो। एंड सेम इज़ द केस हियर, जो ये पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म है, यहाँ पर सबसे पहली जो डोमिनेंस होती है, सिंगल पार्टी की डोमिनेंस होती है, दूसरी पार्टी यहाँ डोमिनेंट नहीं होती है। लाइक कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन टोटलिटेरियन सिस्टम में जोसेफ स्टालिन की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ये बड़ी डोमिनेंट थी। अब धीरे-धीरे इसमें जो चेंजेज़ आ गई, वहाँ छोटी पार्टियाँ भी वजूद में आने लगी, तो उनको टॉलरेट किया गया। छोटी पार्टियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस दुनिया की नज़रों में आपके रूल को लेजिटिमेसी मिलेगी, अगर आप छोटी पार्टीज़ और बड़ी डोमिनेंट पार्टीज़ के होने के साथ-साथ वहाँ पर इलेक्शंस कराते हो। क्या कराते हो? इलेक्शंस कराते हो, ताकि आपका जो रूल है, जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी है, उसके रूल को है दुनिया भर में लेजिटिमेसी मिले कि यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फ़ॉलो की गई, दैट इज़ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो यहाँ पर ठीक है, इलेक्शंस आपने कराए, आपके रूल को डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो है लेजिटिमेसी मिली, लेकिन मकसद यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, जो आपकी डोमिनेंट सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, वो कामयाब होनी है। तो वहाँ पर वही एक बड़ी पार्टी कामयाब होती है, भारी अक्सरियत उसको मिलती है, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ उसकी है। तो यहाँ पर उसकी जो अथॉरिटेरियनिज़्म है, वो कायम व दायम रहती है, पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म, पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म। और इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जो मेक्सिको है। मेक्सिको, प्रायर टू रिफॉर्म्स, prior to reforms of 1990 2000। 1990 और 2000 से पहले जब मेक्सिको की जो सिस्टम जो वहाँ का था, मेक्सिको की जो हुकूमत थी, दैट वाज़ पार्टी सिंगल पार्टी डोमिनेंट, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं प्रायर टू 1990s वो क्या थी? दैट वाज़ पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म, पार्टी अथॉरिटेरियनिज़्म। उसके बाद वहाँ पर रिफॉर्म्स हो गए, तो ये अथॉरिटेरियनिज़्म धीरे-धीरे डेमोक्रेटिक आइडियल्स में चेंज होती गई। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म। जब हम ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म की बात करते हैं, इसमें जो रूल है आपका, यहाँ पर आप जो है ब्यूरोक्रेट्स की मदद लेते हो। इनकी आप असिस्टेंस लेते हो। लेकिन इनकी तो आप असिस्टेंस लेते हो, लेकिन सिस्टम इज़ रन बाय मिलिट्री। सिस्टम रन बाय मिलिट्री। आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म है, यहाँ पर आप ब्यूरोक्रेट से मदद लेते हो, असिस्टेंस लेते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और सिस्टम को कंट्रोल और रन मिलिट्री करती है। लेकिन अगर सिस्टम को मिलिट्री रन करती है, फिर आपको ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स चाहिए, लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, एजुकेशन, होम, हेल्थ केयर। ये वो एरियाज़ है जहाँ पर आपको इन्हीं एरियाज़ के रिलेटेड एक्सपर्ट्स की राय की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो इन एरियाज़ में जो एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट्स है, आप उनकी सर्विसेज़ से मदद लेते हो, इस्तिफ़ादा करते हैं, आप उनकी असिस्टेंस लेते हैं, हेल्प लेते हैं, और उन ब्यूरोक्रेट्स को हम कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। क्या कहते हैं? टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स। सो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म रन बाय मिलिट्री होते हैं, मिलिट्री इनको चलाती है। लेकिन ये मिलिट्री जो है, इनका रूल जो है, ये पूरी तरह से दारोमदार हेवीली करता है किन पर? ब्यूरोक्रेट्स पर, बहुत सारे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स पर, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक एरिया, एजुकेशन, होम, हेल्थ केयर, एटसेट्रा। और यही एक्सपर्ट्स
इस मिलिट्री रूल को पॉलिसीज़ देते हैं और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिनको हम कहते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री, गवर्नमेंट इज़ रन बाय मिलिट्री, बट मिलिट्री इज़ टेकिंग एडवाइसेज़ एंड पब्लिक पॉलिसीज़ फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस एरियाज़, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, या टेक्निकली हम उनको कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। और इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म के लिए, जो अर्जेंटीना में था मिड 1960 से 70s तक। अर्जेंटीना मिड 60s टू मिड 70s, दैट वाज़ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज़्म, तो इसमें ठीक है, मिलिट्री रूल रहता है, मिलिट्री की हुकूमत रहती है, लेकिन मदद लिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स से, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस एरियाज़। तो ये 3 बेसिक टाइप्स थे अथॉरिटेरियनिज़्म के, मिलिट्री, पार्टी एंड ब्यूरोक्रेटिक। उसके बाद जो बात होती है दैट इज़ जो मेरिट्स है, एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस जो अथॉरिटेरियनिज़्म के हैं, एडवांटेजेस ऑफ अथॉरिटेरियनिज़्म। सबसे पहली बात यहाँ पर है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है। स्टेबिलिटी के साथ-साथ ये पावरफुल भी होते हैं, और ये सिस्टम जो है बड़ा एफिशिएंट रहता है, बिना खौफ के ये काम करते हैं। एफिशिएंट सिस्टम रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीरियोडिक इलेक्शंस नहीं होते हैं। नो पीरियोडिक इलेक्शंस। तो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, पावरफुल वो गवर्नमेंट है, एफिशिएंट रहती है क्योंकि यहाँ पर उनको खतरा नहीं रहता है 5 साल 4 साल का, क्योंकि यहाँ पर कंटीन्यूअसली पीरियोडिक इलेक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रमोट जो होता है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल रिफॉर्म्स भी आते हैं, आप सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जब अथॉरिटेरियनिज़्म में आपको ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इन ड्यूटीज़ की वजह से यहाँ पर फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज़्म प्रमोट होती है। फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज़्म, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज़्म यहाँ पर प्रमोट होती है। और एक और फ़ायदा अथॉरिटेरियन रिजीम का, अथॉरिटेरियनिज़्म का, वो है यहाँ पर फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग। सो ये एडवांटेजेस है अथॉरिटेरियनिज़्म के, जैसे जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो गवर्नमेंट या तो वन पर्सन रूल होगा, या वन पॉलिटिकल पार्टी रूल होगा, या वन माइनॉरिटी ग्रुप रूल होगा। जब ये एक पर्सन, एक पार्टी, एक ग्रुप रूल करेगा, इनको बाकी से मशवरा लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आपस में ही जो भी डिसाइड करना है खुद करेंगे, तो स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। स्टेबल गवर्नमेंट में क्या रहता है, ये डेवलपमेंट भी कराते हैं और क्विकली डिसीजंस भी लेते हैं। तो जब आप क्विक डिसीजंस लेते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराते हो, सोशल रिफॉर्म्स प्रमोट करते हो, क्योंकि आपको खतरा नहीं रहता है। देखो, आपकी गवर्नमेंट इसलिए स्टेबल है क्योंकि इस वन पर्सन, वन पार्टी या वन ग्रुप को एब्सोल्यूट पावर्स रहते हैं। ये एनफ पावरफुल है टू डिसाइड एनीथिंग। तो जब ये बहुत पावरफुल भी है, और इनको ये भी पता है कि हमारे सिर्फ 5 साल नहीं है, बहुत साल हम हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पीरियोडिक इलेक्शन नहीं होते हैं। हर 3, हर 5, हर 4 साल बाद कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। इसलिए इनको कोई खौफ नहीं रहता है, इसलिए इनकी जो गवर्नमेंट है, वो बड़ी स्टेबल रहती है, इनको पूरा पावर रहता है, और एफिशिएंट ये इसलिए है क्योंकि इनका टेन्योर जो है वो कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, बल्कि इनका जो टेन्योर है वो है इंडेफिनिट टेन्योर। इंडेफिनिट
टेनवर इनका होता है। तो स्टेबिलिटी इस सिस्टम में होती है, एफिशिएंसी होती है क्योंकि इसमें कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं और ये एब्सोल्यूट पावरफुल भी रहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये प्रमोट करते हैं, जंग के साथ-साथ ये डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी काम करते हैं और सोसाइटी में जो है एविल्स है उनको रोकने की कोशिश करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स प्रमोट करते हैं। और इसके साथ-साथ जब हम कहते हैं अथॉरिटेरियनिज़्म में जो है इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ है, जब ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट है तो आप जैसे इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज़ अ चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 4A दैट इज़ आर्टिकल 51A एंड दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ आर इम्पोर्टेंट, obligations on the citizens of one country to promote patriotism, to show faithfulness, लॉयल्टी, वो सारा इसमें आता है। तो इसी तरह जब आपके लिए ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट है, तो डेफ़िनिटली आप में जो एक फीलिंग, वो जुनून, वो जज़्बा प्रमोट होता है, वो बुलवतनी का है, दैट इज़ पैट्रियोटिज़्म। सो सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़्म, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज़्म जो है वो प्रमोट होती है अथॉरिटेरियन रिजीम में। और जब आप कहते हैं यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ही पार्टी है। स्टेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में वहाँ है जहाँ बाई पार्टी सिस्टम है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम्स में इनस्टेबिलिटी होती है, कोएलिशन करनी पड़ती है, हंग पार्लियामेंट होती है और वहाँ पर गवर्नमेंट कभी-कभार टूटती है तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है स्टेबिलिटी वहाँ पर है जहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम हो। अब जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम हो, वहाँ पर भी स्टेबिलिटी है, वहाँ पर भी स्टेबिलिटी है क्योंकि उनको अपोज़िशन में है नहीं कोई। तो उनको बार-बार हुकूमत करनी पड़ेगी, तो स्टेबल वो गवर्नमेंट है, उनके प्लान्स कभी फेल नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है आज भी हम हैं, कल भी हम हैं, आइंदा भी हम ही हैं। वो इनफ पावरफुल होते हैं और इस स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है, ये डिसीजन मेकिंग बड़ी तेज़ करते हैं क्योंकि इनको या तो फेडरलिज़्म में डिवीज़न ऑफ पावर्स है या तो डिसेंट्रलाइज़ेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट 3 लेवल्स है। तो फेडरलिज़्म में 2 सेंटर एंड स्टेट, डिसेंट्रलाइज़ेशन में 3 दैट इज़ सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। So this is division of powers into 2 units and decentralization is distribution of powers at 3 levels. 3 levels और ये है 2 units, सेंटर एंड स्टेट। और जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, यहाँ पर जो है आपको एक डिसीजन मेकिंग इसलिए करते हो क्योंकि वन पार्टी रूल है, वन पर्सन रूल है, वन ग्रुप रूल है। तो आपको कोई स्टेट अलग से नहीं है, प्रोविंस अलग से नहीं है, लोकल गवर्नमेंट अलग से नहीं है। लिहाज़ा आपको कोई डिवीज़न ऑफ पावर्स यहाँ पे है नहीं। देयर इज़ सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर्स है यहाँ पर। सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर्स है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाई हियर इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस हुकूमत का। तो स्टेबल गवर्नमेंट, enough powerful, efficient government because no periodic elections, centralization of powers, economic development, promoting feeling of patriotism and यहाँ पर फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग होती है। ये इसके एडवांटेजेस है अथॉरिटेरियनिज्म के। उसके बाद इस अथॉरिटेरियनिज्म के आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जो अथॉरिटेरियनिज्म के आते हैं, वहाँ पर सबसे पहली बात आती है अथॉरिटेरियनिज्म खुद किसके खिलाफ है? अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। अथॉरिटेरियन रिजीम में जो है सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर्स है। उसके साथ-साथ यहाँ पर वन पार्टी रूल, वन पर्सन रूल, वन ग्रुप रूल है। नो पीरियोडिक इलेक्शंस, नो रूल ऑफ लॉ। तो ये डेफ़िनिटली किसके खिलाफ है? डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है या क्रिटिसिज़्म है। और दूसरा, आप ड्यूटीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो बट नो राइट्स एंड लिबर्टीज़। यहाँ पर कोई ना राइट्स होते हैं और ना लिबर्टीज़ होते हैं लोगों के। तो लोगों को आप यहाँ पर हुकूक नहीं देते हो, आज़ादी नहीं देते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते हो, किसी भी तरह का उनको हुकूक नहीं देते हो। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्यूटीज़ देते हैं। तो जहाँ ड्यूटीज़ वहाँ राइट्स, जहाँ राइट्स वहाँ ड्यूटीज़। दोनों एक कॉइन के 2 फेसेस की तरह है। लेकिन अथॉरिटेरियनिज़्म में प्रॉब्लम है, ड्यूटीज़ आर इम्पोर्टेंट हियर लेकिन आप यहाँ पर कोई राइट्स और लिबर्टीज़ लोगों को नहीं देते। और अथॉरिटेरियनिज़्म में हमेशा आप किसकी बात करते हो? You are leading, always preferring
वार, यू आर लीडिंग कंट्री टुवर्ड्स वार। आप हमेशा जंग की बात यहाँ पे करते हो, आप हमेशा यहाँ एनकरेज करते हो वायलेंस को, फियर को, फोर्स को। सो न राइट्स यहाँ पे लोगों को टोटली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, न राइट्स है, न लिबर्टीज है। जंग को प्रमोट करते हो, वायलेंस को फैला रहे हो, खौफ हिरास का माहौल जबरदस्ती कराते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जंग को एनकरेज करते हो, आप जंग को एनकरेज करते हो और वायलेंस और फोर्स और फियर को भी सपोर्ट करते हो, प्रमोट करते हो। यहाँ पर जब आप राइट्स नहीं देते हो, दैट मीन्स नो इंडिविजुअल अटेंशन, नो इम्पोर्टेंस टू पीपल या नो इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल्स, नो इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल्स, नो इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस तब होती जब आप राइट ड्यूटीज के साथ साथ इनको क्या देते, राइट्स देते। लेकिन जब आप राइट्स देते ही नहीं हो तो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ उनको ड्यूटीज देते हो और राइट्स नहीं देते हो। तो जब आप राइट्स नहीं देते हो, राइट्स क्या चीज होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ राइट्स नहीं देते हो, ड्यूटीज को इंपॉर्टेंस देते हो। लिहाजा जब आप राइट्स से इनको दूर रखते हो तो कोई इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स को यहाँ पे नहीं दे रहे हो। और इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स में जब फोर्स, वायलेंस, फोर्स, फियर ये सब बढ़ जाता है तो वहां पर क्या चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रेबेलियन, बगावत होती रहती है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रेबेलियन अगर हुई इस अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ तो वहां पर क्या होगा, फिर इनकलाब आता है। Possibility of rebellion can lead to revolution against authoritarian regime, authoritarian system. तो ये डिसएडवांटेजेस है अथॉरिटेरियन रिजीम के, जिसमें हम कहते हैं ये डायरेक्टली पहले कहते हैं ये टोटली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जहाँ पावर शेयर किया जाता है, प्लूरलिज्म है, पॉलीआर्की है। लेकिन यहाँ पर वन पार्टी वन पर्सन वन ग्रुप रूल है, लिहाजा ये डेमोक्रेसी के अपोजिट में है। या तो वन पार्टी है तो वो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। यहाँ पर आप ड्यूटीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस राइट्स और कोई इंपॉर्टेंस लिबर्टीज और फ्रीडम को नहीं देते हो। तो जब आप राइट्स और लिबर्टीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, दैट मीन्स आप इंडिविजुअल्स को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, इंडिविजुअल्स को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, क्योंकि इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस तब होती अगर आप लोगों को राइट्स देते। लेकिन आप उन लोगों को सिर्फ ड्यूटीज देते हो परफॉर्म करने के लिए, उनको कोई राइट्स नहीं देते हो। लिहाजा जब राइट्स लिबर्टीज नहीं देते हो, लोगों को उनसे कासिर रखते हो, दूर रखते हो, तो वहां पे इंडिविजुअल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। आपका जो रूल है अथॉरिटेरियन सिस्टम का, डिक्टेटर जो भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेटिक है, यहाँ वार को आप एनकरेज करते हो, ग्लोरीफाई करते हो, वायलेंस को आम करते हो, खौफ हिरास का माहौल फैलाते हो और जोर जबरदस्ती का माहौल फैलाते हो। और उसके साथ साथ जब यहाँ जुल्म सितम बढ़ जाता है अथॉरिटेरियन रिजीम में, तो वहाँ बगावत के चांसेस रहते हैं, बगावत पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे। और इस बगावत से वहाँ पर क्या आता है, इनकलाब आता है, रिवॉल्यूशन आता है। और उस रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लेट मी सी, उस रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। क्या कहते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन। क्योंकि व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन, द ट्रांजिशन और चेंज और ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म टू डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेटाइजेशन। तो यहाँ पर जब रेबेलियन होता है अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ तो वहां नतीजा होता है रिवोल्यूशन होता है, और उस रिवोल्यूशन से वहां डेमोक्रेसी बहाल होती है, और उसी चीज को हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। सो ट्रांजिशन और चेंज or transition from authoritarianism to democracy, that is known as democratization. So it was all about authoritarianism. इसके बाद इसमें कुछ important classifications आती है, like जो जैसे classification of regimes दी है एरिस्टोटल ने, या इसी तरह मॉडर्न गवर्नमेंट्स भी आए हैं। तो या जिसमें कंटेम्पररी जो क्लासिफिकेशन है, एस एफ फाइनर की या एफ सी स्ट्रॉन्ग की है, एलमोंट पॉवेल की है, एडवर्ड शिल्स की है, डेविड एप्टर एटसेट्रा, जो भी वो क्लासिफिकेशन है वो कल हम शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ हम डेमोक्रेटिक रिजीम टच करेंगे।